T2, T3, ये 3 थ्रेड्स बनाई। अब ये थ्रेड अगर अपना अपना काम करें, F1 फंक्शन ये चला रही है, ये F2 फंक्शन चला रही है, और ये F3 फंक्शन चला रही है, तो इनको आपस में कंकरेंटली टाइम शेयरिंग के साथ चलते रहने देना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि ये तीनों थ्रेड किसी एक ही काम को करने आ रही हैं, काम एक ही है, इसी काम को ये थ्रेड करने आ रही है। अब इंटरप्रेटर ने T1 थ्रेड जिस काम को कर रही थी वो पूरा हुआ नहीं अभी, T2 थ्रेड को चला दिया, और T2 थ्रेड भी वही काम करने आ गई। अब T2 भी काम को पूरा भी नहीं कर पाई, इंटरप्रेटर ने T3 थ्रेड चला दी, और T3 भी इसी काम को करने आ गई। तो कई बार हम ऐसा नहीं चाहते। अगर मल्टीपल थ्रेड्स अपना अपना काम कर रही हैं अलग अलग, तो वो चलती रहें। लेकिन अगर मल्टीपल थ्रेड्स किसी एक ही काम को करने आ रही हैं, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जब तक पहली थ्रेड इस काम को खत्म ना कर ले, कोई और थ्रेड अगर चलती भी है तो और काम कर ले, लेकिन ये वाला काम हमारा वो ना कर पाए। तो प्रॉब्लम क्या होगी अगर कर लेगी तो? हमने कहा देखो, मान लीजिए ये आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट है, और आपके खाते में 500 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है। अब आपने क्या करा, अपने दोस्त को अपना डेबिट कार्ड दे दिया, और उससे कहा कि एटीएम में जाओ और 500 रुपए निकाल लेना। दूसरी तरफ आप पेटीएम से भी अपने उसी अकाउंट से 500 रुपए निकालना चाहते हैं। अब आप स्मार्टनेस ये दिखा रहे हैं कि खाते में पड़े हैं 500 ही, लेकिन हम दोनों एक साथ हिट करेंगे अपने खाते को। हो सकता है दोनों को मिल जाए, 500 500 मिल जाए। आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? अब यहां पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बैंक ने इंटरनली एक फंक्शन बना रखा है, विड्रॉ। अब विड्रॉ फंक्शन से जब आप एटीएम में जाके निकालते हो तो भी ये विड्रॉ फंक्शन चलता है, लेकिन एक थ्रेड चलती है, वो थ्रेड इस विड्रॉ फंक्शन को चला रही है। मान लीजिए इधर से पेटीएम भी चल पड़ा, उसने भी विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाल दी बैंक के सर्वर पे, तो एक थ्रेड ये बन गई। तो आपको लगता है कि ये थ्रेड अब विड्रॉ करने चली जाएगी? नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक थ्रेड इस फंक्शन को चला रही है, तो दूसरी थ्रेड कोई दूसरा काम कर ले लेकिन ये काम नहीं कर सकती। तो यहां पर हमें किसकी नीड आ रही है? थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन की हिंदी होती है तालमेल। तालमेल। दो थ्रेड अगर एक ही काम को कर रही हैं तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर दो थ्रेड अलग अलग काम कर रही हैं तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन की कोई जरूरत हमारे लिए नहीं है। जो चलना चाहती है थ्रेड अपना वो चल सकती है। ठीक है। तो अब इस बात को एक और एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां पर मैंने क्या करा, फंक्शन बनाया, इसका नाम कर दिया विड्रॉ। विड्रॉ फंक्शन चलता है हमारा, और मान लीजिए यहां पर मैंने क्या करा, एक अमाउंट वेरिएबल ले लिया जिसमें डाल दिए 500 रुपए, और यहाँ लिख दिया मैंने ग्लोबल अमाउंट, और यहाँ पे लिख दिया अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस 500। 500 रुपए निकाल लिए मैंने,
प्रिंट कर दिया अमाउंट को। ठीक है। अब यहां पर मैं चेक लगाता हूं, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो विड्रॉ हो जाए और ये चल जाए। एल्स मैसेज दे दो, इनसफिशिएंट बैलेंस। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को चलाऊंगा। मेरे खाते में 500 पड़े हैं, मैंने चेक करा कि मेरे खाते में 500 या 500 से ज्यादा हो तो विड्रॉ हो जाए, और अगर ना हो तो क्या होना चाहिए, इनसफिशिएंट बैलेंस करके मैसेज आ जाना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर दो थ्रेड बनाई। थ्रेड को इंपोर्ट करेंगे पहले। T1 इक्वल टू थ्रेड, और इसका टारगेट दे दिया विड्रॉ। T2 थ्रेड, इसका टारगेट दे दिया विड्रॉ। ठीक है। अब जो भी अमाउंट विड्रॉ होने आ रहा है वो मैंने 500 फिक्स कर दिया मान लीजिए। T1 को मैंने स्टार्ट करा, T2 को मैंने स्टार्ट करा। अब पहले कौन सी थ्रेड चल जाएगी, T1। T1 थ्रेड विड्रॉ फंक्शन कॉल करने जाएगी। अमाउंट 500 है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पर हमारा अमाउंट की वैल्यू 500 माइनस हो जाएगी और लिखकर आ जाएगा अवेलेबल बैलेंस अब आपका 0 है। बैलेंस आपका जो बचा वो 0 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए पहली थ्रेड चली, कंडीशन चेक करी, और यहां पर मैंने थ्रेड को स्लीप कर दिया। इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल, यहां लिख दिया मैंने टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड के लिए। अब मुझे ये बताओ, अगर पहली थ्रेड चलती है और उसने कंडीशन चेक कर ली, उसके बाद वो स्लीप हो जाती है, तो स्लीप होने पर इंटरप्रेटर क्या करेगा, दूसरी थ्रेड को मौका देगा चलने का। और जो दूसरी थ्रेड है जब वो चेक करने आएगी तो उसको भी कंडीशन ट्रू मिलेगी। क्यों, क्योंकि अभी तक विड्रॉ हमारा नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि दोनों का विड्रॉ हो जाएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस किसी का नहीं आएगा। एक का -500 आ गया, एक का कितना आ गया, 0 आ गया। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, एक का आना चाहिए था इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि टोटल 500 ही पड़े हैं, दोनों थ्रेड निकाल के ले गई। अब इसको मैं कैसे सिंक्रोनाइज करूं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमसे कहा गया, आप क्या करेंगे, लॉक नाम की एक क्लास होती है, लॉक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ये आपने लॉक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आप क्या करें, जब किसी फंक्शन को थ्रेड से रन करवाएं और आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जब तक ये थ्रेड इस फंक्शन को कंप्लीट ना कर ले, दूसरी थ्रेड इस फंक्शन को चलाने ना आए, तो फंक्शन के अंदर जाते ही क्या कर दें, लॉक को एक्वायर कर लें। लॉक डॉट एक्वायर। अब क्या होगा, मान लो T1 थ्रेड पहले चलती है, T1 थ्रेड ने लॉक को एक्वायर कर लिया।
T1 थ्रेड ने कंडीशन चेक कर ली, T1 थ्रेड स्लीप हो गई। इतने में इंटरप्रेटर ने क्या करा, दूसरी थ्रेड को चला दिया। अब दूसरी थ्रेड जब इस फंक्शन को चलाने आएगी और वो लॉक को एक्वायर करेगी, तो उसको रोक दिया जाएगा। दूसरी थ्रेड से कहेंगे जाओ ब्लॉक्ड स्टेट में, आप अभी लॉक को एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही एक थ्रेड लॉक को एक्वायर करके जा चुकी। जब तक वो लॉक को रिलीज नहीं कर देगी, आपको लॉक नहीं मिलेगा। अब थ्रेड आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। और वो थ्रेड जो स्लीप होने गई थी, अब वो थ्रेड जब 2 सेकंड के बाद वापस आएगी, वो विड्रॉ करेगी। उसके बाद फिर यहां पर हम क्या करेंगे, लॉक को रिलीज कराएंगे। अब इस बात की गारंटी है कि एक को मिलेगा इंसफिशिएंट बैलेंस और एक हमारा विड्रॉ कर लेगी। दोनों विड्रॉ हमारे अब नहीं कर पाएंगे। हमारा इंसफिशिएंट बैलेंस अब किसको मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन एक को मिलेगा इंसफिशिएंट बैलेंस और एक हमारा विड्रॉ कर लेगी। कि तो इस तरह से ये क्या है, हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। सर एक एग्जांपल और, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपने ज्यादा कर दी। मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी है। मैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को दोबारा समझा रहा हूं दूसरे एग्जांपल से, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी है। इस ट्रेन का आने का टाइम मान लो 10 बजे है, जाने का टाइम 10 बज के 5 मिनट है। एक दूसरी ट्रेन है जो इसी प्लेटफॉर्म नंबर पर आती है, उसके आने का टाइम 10 बज के 10 मिनट है और जाने का टाइम 10 बज के 15 मिनट है। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 10 बजे पहली ट्रेन आएगी, 10:05 पे निकल जाएगी, और उसके बाद फिर आपका दूसरी ट्रेन 10:10 पे आएगी और 10:15 पे निकल जाएगी, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये वाली ट्रेन 12 मिनट लेट है, पहले वाली ट्रेन 12 मिनट लेट है और ये 10 बज के 12 मिनट पर आएगी। लेकिन दूसरी वाली ट्रेन राइट टाइम है। अब स्टेशन मास्टर क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, 10 बज के 10 मिनट पर जो ट्रेन राइट टाइम है उसको आने देगा, और जो 10 बज के 12 मिनट पर आ रही है, जो 12 मिनट लेट है, उसको भी आने देगा। दोनों ट्रेन एक साथ प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाएंगे फिर। तो यहां पर अब किसकी जरूरत पड़ रही है, सिंक्रोनाइजेशन की, तालमेल की। दो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते तो तालमेल की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आना चाहती हैं, तो एट ए टाइम एक ही आ सकती है। और जब तक वो ट्रेन प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, तब तक दूसरी ट्रेन अगर आ भी गई है तो उसका आउटर पर रुकना पड़ेगा, वो नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं। मैंने प्लेटफॉर्म नाम से फंक्शन बनाया। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी ट्रेन आई, उस ट्रेन को मैंने पता करा। यहां लिख दिया, ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म। और मैंने ट्रेन को थोड़ी देर के लिए स्लीप कर दिया, लेट अस सपोज 2 सेकंड के लिए स्लीप कर दिया। उसके बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। अब दूसरी ट्रेन आना चाहे तो प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। अब मैंने क्या करा, इसी प्लेटफॉर्म पर दो ट्रेन बुला ली, दो थ्रेड बनाई मैंने। टारगेट इक्वल टू प्लेटफॉर्म, टारगेट इक्वल टू इसका भी प्लेटफॉर्म कर दिया।
दोनों को स्टार्ट कर दिया। अब कायदे से होना क्या चाहिए, अगर एक थ्रेड को प्लेटफॉर्म मिल गया है तो जब वो उसको छोड़ दे तब दूसरी ट्रेन को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन हमारा जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन है वो ऐसा नहीं है। जिसको मौका मिलता है वो थ्रेड अपना काम करना शुरू कर देती है। ये देखो, T2 डॉट स्टार्ट, ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म। पहली गई नहीं, दूसरी भी आ गई। क्यों? क्योंकि पहली थ्रेड स्लीप होने गई तो इस दौरान इंटरप्रेटर ने दूसरी थ्रेड को मौका दे दिया चलने का, और वो भी चलने आ गई हमारी। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पहली ट्रेन ने, यानी कि पहली थ्रेड ने प्लेटफॉर्म ले लिया है, भले ही वो आधा घंटा स्लीप हो, 1 घंटा स्लीप हो, जब तक वो छोड़ ना दे प्लेटफॉर्म तब तक दूसरी थ्रेड इस प्लेटफॉर्म फंक्शन को चलाने ना आए। तो क्या करें यहाँ पर, लॉक का कॉन्सेप्ट यूज करें। तो हमने लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। लॉक ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी थ्रेड के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि थ्रेड एक क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी, और जब तक थ्रेड उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कोई और उस सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये इंश्योर करता है कौन, लॉक ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हमने लॉक डॉट एक्वायर, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है, मतलब ये वाला मैसेज हमने जो लिखा है, इसके बाद क्या करेंगे, लॉक को रिलीज करेंगे। अब कोई भी थ्रेड अगर इस लाइन को चला गई है, जब तक वो इस लाइन को नहीं चला देती कोई और थ्रेड इस कोड को चला नहीं सकती। ये कोड हमारा सिक्योर कोड हो गया। गारंटी है कि ये 3 लाइनें जब तक एक थ्रेड पूरा नहीं चला लेती तब तक दूसरी थ्रेड इन लाइनों को नहीं चला सकती है। ठीक है, देखो, ट्रेन अराइव्ड हुई, लेफ्ट हुई, फिर अगली आई, फिर वो लेफ्ट होगी। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ आ जाएं। इसे बोलते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड के बीच में तालमेल। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है? इट इज अ टेक्निक that ensures access of resource by multiple threads one by one। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एक तरीका है जो इंश्योर करता है कि अगर किसी रिसोर्स को एक्सेस किया जा रहा है बाई मल्टीपल थ्रेड्स, तो यहाँ पर रिसोर्स का मतलब मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिसोर्स का मतलब हो गया मेरा फंक्शन, लाइक कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, बाई मल्टीपल थ्रेड्स, तो वो 1 by 1 होना चाहिए। 1 by 1 को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर भी कहते हैं। वी यूज लॉक ऑब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंट थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिए कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत कहाँ पड़ सकती है। तो बैंकिंग एप्लीकेशन में इसका यूज होता ही है। जिस टाइम आप अपने अकाउंट पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस टाइम उस अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है, और किसी भी तरह से उस अकाउंट पर अब कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो रियल लाइफ एग्जांपल हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का आपका होता है बैंकिंग में। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो लॉकिंग का यूज करके ही वो होती है, बिना लॉक करे वो हमारी नहीं हो सकती। आप किसी भी तरह से कभी भी एक्सपेरिमेंट करके एक बार देख लेना,
पेटीएम अपने हाथ में रखना, एटीएम अपने साथ चलना, और दोनों एक साथ क्लिक करके देखना। एक बार एक साथ ही इंसर्ट इधर करना, इधर एक साथ कुछ करके देखना। एक जगह ही चलेगा, एक जगह फेल हो जाएगा। एक जगह पे कनेक्शन बन जाएगा, एक जगह पर रिफ्यूज हो जाएगा, एरर आ जाएगी। दोनों एक साथ आपके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट लॉक हो गया होगा। अब वो एक ही जगह यूज हो पाएगा एक साथ। जब तक जहां से लॉक हुआ है वहां से रिलीज नहीं हो जाएगा, तब तक वो दूसरा जगह यूज नहीं हो सकता। ठीक है। अब जब आप लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान से आपको पढ़ना होता है। क्योंकि लॉकिंग के कॉन्सेप्ट में अगर आप लॉक को एक्वायर करने के बाद लॉक को फ्री करना भूल गए, तो होगा क्या? देखो, ये हमारी थ्रेड पहली वाली स्टार्ट हुई, इसने फंक्शन चलाया, लॉक मिल गया, ये लाइन चला दी, थ्रेड स्लीप की वजह से ब्लॉक्ड स्टेट में चली जाती है। ये आपकी ब्लॉक्ड स्टेट है। ब्लॉक्ड स्टेट में T1 थ्रेड आ गई स्लीप की वजह से। अब इस दौरान इंटरप्रेटर खाली नहीं बैठेगा, वो T2 थ्रेड को चलाएगा। T2 थ्रेड स्टार्ट हुई, और T2 थ्रेड का काम भी मैंने वही कर रखा है। T2 थ्रेड लॉक को एक्वायर करने जाती है। एक्वायर मेथड क्या बोलेगा T2 थ्रेड से? कि भाई ऑलरेडी T1 थ्रेड मुझे एक्वायर कर चुकी है, जब तक वो मुझे नहीं छोड़ेगी आपको रुकना पड़ेगा, आप आगे नहीं जा सकते। और एक्वायर मेथड T2 थ्रेड को कहाँ डाल देगा? ब्लॉक्ड स्टेट में डाल देगा। क्यों डाल देगा? वेटिंग फॉर लॉक, लॉक के लिए इंतजार करो, अभी थ्रेड के पास लॉक नहीं है। अब क्या होगा? अब T1 थ्रेड का 2 सेकंड पूरा हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद ये वापस रिटर्न होगी, तो अब ये लाइन चलाएगी, ट्रेन हैज लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। उसके बाद अब ध्यान से देखना, T1 थ्रेड ने लॉक एक्वायर तो कर लिया, सोने के बाद वापस आ गई, लेकिन उसने लॉक को कभी रिलीज नहीं करा। T1 थ्रेड अपना काम करके खत्म हो जाएगी। अब बेचारी जो T2 है, वो कहाँ पड़ी हुई है? ब्लॉक्ड में। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि एक्वायर मेथड कह रहा है कि जब तक लॉक को रिलीज नहीं किया जाएगा मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, ब्लॉक्ड स्टेट में आप पड़े रहो। अब जिस थ्रेड ने रिलीज मेथड कॉल करना था वो रिलीज करना भूल गई, और वो अपना काम करके जा भी चुकी है। तो ये जो T2 थ्रेड है, ये बेचारी हमेशा के लिए कहाँ पड़ी रहेगी? ब्लॉक्ड स्टेट में ही पड़ी रहेगी। किसके इंतजार में? लॉक मिलने के इंतजार में। ऐसा लॉक जो थ्रेड को इनफाइनाइटली वेट करा दे, काइंड ऑफ ये डेड हो गई। तो ऐसे लॉक को हम क्या बोलते हैं? डेड लॉक कहते हैं। तो एक कंडीशन होती है डेड लॉक। डेड लॉक का मतलब है यही, कोई भी थ्रेड इनफाइनाइटली एक लॉक के इंतजार में है, और वो इतने इंतजार में चलेगी कि वो डेड के समान हो गई। तो ऐसे लॉक को हम डेडलॉक की सिचुएशन कहते हैं। तो डेडलॉक किसी लॉक का नाम नहीं है, डेडलॉक एक सिचुएशन का नाम है जिसमें थ्रेड हमारा इनफाइनाइटली किसी लॉक के इंतजार में ब्लॉक्ड स्टेट में पड़ी रहती है। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा, तो पहली थ्रेड तो चल जाएगी, दूसरी बेचारी चल ही नहीं पाएगी, बस खत्म। अब दूसरी थ्रेड को मौका ही नहीं मिलेगा, उसे लॉक ही नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी नहीं कभी। वो लॉक हो चुकी है, मतलब वो डेड हो चुकी है काइंड ऑफ। कभी मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक रोल पहले वाली थ्रेड रिलीज करती नहीं, तब तक कुछ होता नहीं, और उसने रिलीज करा ही नहीं लॉक, वो बिना लॉक रिलीज करे अपना आगे बढ़ गई। तो इसीलिए हमें ध्यान से इस काम को करना चाहिए। तो जब हम लॉक पे काम करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान से ध्यान रखना है कि लॉक हमारा रिलीज जरूर हो जाए। अदरवाइज कोई भी थ्रेड जो दोबारा आई थी एक्वायर करने लॉक को, वो हमारा हमेशा के लिए फिर ब्लॉक्ड स्टेट में पड़ी रह जाएगी। ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी हो गई डेडलॉक की। इज ए सिचुएशन वेयर a thread is waiting infinitely
और ए लॉक। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लॉक अगर किसी थ्रेड ने एक्वायर करा और मान लीजिए आपने उसे एग्जिट करा दिया या किसी भी तरह से, लेकिन वो रिलीज किए बिना एग्जिट कर गई, तो वो लॉक अभी भी पहले थ्रेड के साथ ही खत्म हो जाएगा बिना रिलीज हुए। तो दूसरी थ्रेड जो लॉक एक्वायर करने गई थी वो अभी भी पड़ी रहेगी इनफाइनाइट स्टेट में। तो किसी भी थ्रेड ने लॉक एक्वायर किया है तो मेक श्योर उसको रिलीज जरूर करना है। अगर वो थ्रेड खत्म हो गई और रिलीज नहीं करा तो और थ्रेड जो इंतजार कर रही हैं वो डेडलॉक में चली जाएंगी। इसका मतलब आपको एक टॉपिक अब याद आ जाए शायद, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। फाइनली ब्लॉक क्या कहता है? मैं जरूर चलूंगा। तो लॉक को रिलीज करने का कोड कहाँ लिखना चाहिए आपको? फाइनली ब्लॉक में लिखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनली ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे कामों के लिए ही फाइनली ब्लॉक बनाया गया था, है ना? जैसे आपको कोई फाइल क्लोज करनी है, या आज अभी हमने देखा ताजा एग्जांपल कि मुझे लॉक को रिलीज करना है, तो मैं मगर फाइनली ब्लॉक मैंने लिख दिया है तो कुछ भी हो जाए चलेगा ही चलेगा बेचारा वो। चलो, अब थ्रेड का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक हम लोग थ्रेड को जो बना रहे हैं उस इस तरह से क्रिएट करते हैं। थ्रेड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने अपना टारगेट पास कर दिया कि भाई ये हमारा टारगेट है। और टारगेट हम जो भी देते हैं वो एक फंक्शन होता है। क्या हम किसी थ्रेड का टारगेट फंक्शन की जगह मेथड कर सकते हैं? किसी भी थ्रेड को क्या हम क्लास के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे करते हैं वो देखो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया टेस्ट। इसके अंदर मैंने एक सिंपल मेथड बनाया शो, सेल्फ आर्गुमेंट दे दिया, यहाँ लिख दिया दिस इज शो। अब मुझे करना धरना कुछ नहीं है, मैं बस ये सीखना चाहता हूं कि जब मैं थ्रेड क्रिएट करूंगा, मान लो टी नाम से मैंने थ्रेड क्रिएट करी, इसका जो टारगेट है वो एक फंक्शन होता है, ये मुझे आता है। मैं चाहता हूं ये शो मेथड इसका टारगेट बन जाए। कैसे बनाओगे? सिर्फ ऐसे लिख दोगे शो और चलाओगे इसे टी डॉट स्टार्ट, एरर आ जाएगी, बोलेगा शो कहाँ है। क्योंकि इस तरह से हम जो टारगेट देते हैं वो किसका होता है? फंक्शन का होता है। ठीक है, आ जाओ। तो अब यहाँ पर शो फंक्शन तो है ही नहीं इस बार। इस बार शो क्या है हमारा? यहाँ पर मेथड है। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए? अगर किसी मेथड को अगर हम किसी थ्रेड से कॉल कराना चाहते हैं तो, हाँ, तो आपने कहा यहाँ पे क्लास का नाम डॉट शो करके पास करेंगे। अरे सिर्फ कल आना था 4:30, बाकी 4 बजे ही टाइम था। फिर एरर आ गई कि नहीं भाई, टेस्ट करके भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? मैन्युअली टेस्ट क्लास का खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैन्युअली टेस्ट क्लास का खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर तब पास करना होगा, तब चलेगा। तो अगर मैं किसी भी थ्रेड का टारगेट एक मेथड करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस मेथड को मैं थ्रेड का टारगेट बनाना चाहता हूं उस मेथड को मैंने जिस क्लास में बनाया है, पहले मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उस ऑब्जेक्ट के नेम पे डॉट लगाकर मेथड का नाम पास करना होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम थ्रेड का टारगेट एक मेथड भी कर सकते हैं। अब
पाइथन ने हमें एक सजेशन दिया कि अगर आप किसी थ्रेड का टारगेट मेथड करना चाहते हैं तो इस तरीके का यूज ना करके एक दूसरा तरीका है, आप उसका यूज करिए। हमने कहा दूसरा तरीका देख लेते हैं क्या है। आप अपनी क्लास बनाइए, जैसा भी बनाइए आपने। अब इस क्लास की पेरेंट क्लास थ्रेड क्लास कर दीजिए। जो हम अभी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट कर रहे हैं, अब आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके थ्रेड क्लास को अपनी पेरेंट बना लो, अपनी क्लास की पेरेंट बना लो। अब इसमें कुछ लिखो मत, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या मुझे वो सारे मेथड, सारे फीचर मिलेंगे जो थ्रेड क्लास के हैं या नहीं मिलेंगे? अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक क्लास है ए, इसमें M1 मेथड है, M2 मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। ए की चाइल्ड क्लास है बी। अगर मुझे M1 मेथड चलाना है तो मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि आप ना बी का ऑब्जेक्ट बना लो। तो अब मैंने उससे ये पूछा, क्या इस ऑब्जेक्ट पर M1 मेथड चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड हैं वो सब चाइल्ड में इनहेरिट तो होते ही हैं, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे तो वो चल ही जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो एक थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपने थ्रेड की चाइल्ड क्लास बना ली है तो वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी थ्रेड ही होता है। तो इस बार टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको थ्रेड का काम ही करेगा, अलग से थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब रही बात थ्रेड के टास्क की, तो आप क्या करेंगे, जो चाइल्ड क्लास आपने थ्रेड की बनाई है इसमें थ्रेड का टास्क डिफाइन करने के लिए रन मेथड का यूज करेंगे। और जो भी आप थ्रेड से काम कराना चाहते हैं वो आप रन मेथड के अंदर लिख दीजिए। मान लो मैंने सिंपल हेलो प्रिंट कर दिया। फायदा, आपको टारगेट अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप थ्रेड की चाइल्ड क्लास वाली अप्रोच यूज करते हैं तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही थ्रेड हो जाता है और ऑटोमेटिकली उस थ्रेड का टास्क रन मेथड बना दिया जाता है। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करें, सीधा इसको स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से ये वाली अप्रोच ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। इससे पहले वाली अप्रोच में अगर आप देखें तो आपको दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़े, टेस्ट क्लास का अलग बनाना पड़ा, थ्रेड का अलग बनाना पड़ा। इस वाली अप्रोच में एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, यही ऑब्जेक्ट थ्रेड का काम कर रहा है, यही ऑब्जेक्ट आपका जो थ्रेड का टास्क है वो रिप्रेजेंट करने वाला काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी थ्रेड से किसी मेथड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमारे पास ये दो अप्रोचेस होती हैं। इनमें से किसी भी अप्रोच का यूज करके आप थ्रेड से काम करवा सकते हैं, मेथड वाला। और अगर फंक्शन से कराना है तो जैसे कल करा था हमने या जैसे अभी स्टार्टिंग में किया था वैसे आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे लिए अच्छी बात क्या है? हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जब भी हम थ्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो लो लेवल पर हमें थ्रेड को कभी बनाना नहीं होता। लो लेवल मतलब जैसे अभी हम कर रहे हैं, खुद से थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। हमें क्या दी गई है, हाई लेवल लाइब्रेरीज दे दी गई हैं। हाई लेवल लाइब्रेरीज मतलब आपको कोई एक मॉड्यूल दे देंगे, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, उसका एक फंक्शन है कॉल करो, वो फंक्शन अपने अंदर से थ्रेड बनाकर जो करना होगा वो अपना करता रहेगा। फ्रंट पर हमें बहुत ज्यादा थ्रेड पर कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे लिए बनी बनाई लाइब्रेरीज आ गई हैं, वो लाइब्रेरीज अपने अंदर से थ्रेड बनाकर काम को करती रहती हैं। ठीक है, तो थ्रेड के लिए अगर हम देखें तो हमने जितना पढ़ लिया है मोर देन एनफ हो गया थ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा लास्ट चैप्टर जो अपना हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट चैप्टर क्या है उसकी बात करते हैं। देखो,
एक कॉन्सेप्ट होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या मतलब है इसका? इंटरफेस का मतलब क्या होता है? वो लेयर जहां पर एक आम इंसान चीजों को देखता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फैन ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, तो हमें एक इंटरफेस दिया गया, स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड हमारे लिए एक इंटरफेस का काम करता है, बस क्लिक करो और हो गया। मुझे कार में बहुत सारे बटन दे रखे हैं, तो वो एक इंटरफेस ही तो है, जिसको हम डैशबोर्ड कह देते हैं एक तरीके से, है ना? मोबाइल का इंटरफेस कैसा लग रहा है देखने में, है ना? इंटरफेस का मतलब है वो एरिया, वो स्क्रीन जो यूजर देखता है, जहां से वो चीजों को समझता है कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या दिखाया जा रहा है। उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस कहते हैं। अभी तक आपने पाइथन में जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहले प्रोग्राम से लेकर और अभी आखिरी प्रोग्राम थ्रेडिंग के, इन सारे प्रोग्राम में आप अपने प्रोग्राम के आउटपुट को जब किसी यूजर को दिखाते हैं, तो क्या उस आउटपुट में आप अपनी इमेज दिखा सकते हैं? अभी तक आप जो भी आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं वो किससे प्रिंट करते हैं? प्रिंट फंक्शन से। प्रिंट फंक्शन से इमेज प्रिंट हो जाएगी? अगर मैं आपसे कहूं कोई इमेज मुझे प्रिंट करानी है, तो क्या प्रिंट हो जाएगी? आंसर इज नो। क्या प्रिंट फंक्शन से मैं टेक्स्ट फील्ड बना सकता हूं? हमने कहा नहीं। क्या प्रिंट फंक्शन से चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड, बटन ये सब बन जाए? हमने कहा नहीं बनेंगे। तो प्रिंट फंक्शन से अगर आप कुछ भी दिखाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि सिर्फ करेक्टर्स ही आप दिखा सकते हैं। तो ऐसा यूजर इंटरफेस जिसमें हम यूजर को सिर्फ टेक्स्ट ही दिखा पाए, हम यूजर से इनपुट में सिर्फ टेक्स्ट ही ले पाए, नंबर ले लें, उसका नाम ले लें, एड्रेस ले लें, लेकिन हम उसे ये ना कह पाए कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दो। अभी तक हम यूजर से ये नहीं कह सकते एंटर योर इमेज, एंटर योर प्रोफाइल पिक्चर, है ना? तो ऐसा इंटरफेस जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, जिसमें सिर्फ करेक्टर्स ही आते हों, ऐसे इंटरफेस को हम लोग सी वाई के नाम से जानते हैं। तो अभी तक जो आप पाइथन में इंटरफेस देख रहे थे, यानी कि आउटपुट जब आप दिखाते थे या यूजर से इनपुट लेते थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सी यू आई, करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस, सी यू आई। ठीक है। अब एक होता है जिसका नाम है जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम के आउटपुट में इमेज, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, ये सब आप बढ़िया से दिखा सकते हैं। तब आप ये बताओ, आज तक आपने अपने लाइफ में जितने सॉफ्टवेयर यूज करे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या कहीं भी, तो क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने देखा जो सिर्फ सी वाई पर चलता? हमने कहा नहीं। हमें जितने भी सॉफ्टवेयर मिले हैं, सब बटन क्लिक वाले मिले हैं। और बटन क्लिक वाले नहीं होते तो हमसे तो काम ही नहीं होता उन पे, तो उन्हें यूज ही नहीं कर पाते। तो आज तक आपने जितनी प्रोग्रामिंग सीखी है, वो सब आप अपने आउटपुट को दिखा पा रहे हैं सीयूआई पर। अब वही सब चीजें आप क्या यूज कर सकते हैं? जीयूआई के साथ यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये तीन तरह का होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर कौन कौन से तीन पार्ट है हमारे जिसमें ये डिवाइड किया गया है? पहला होता है हमारा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बेस्ड। दूसरा होता है हमारा वेब बेस्ड। तीसरा होता है हमारा मोबाइल बेस्ड। अब तीनों को पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप अपने मोबाइल में जितनी ऐप चलाते हैं, हर ऐप में इमेजेस, फेसबुक, व्हाट्सएप,
बटन, टेक्स्ट फील्ड, पेटीएम वगैरह, ये सब आप देखते रहते हो मोबाइल में। वेबसाइट भी, वेबसाइट भी तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट हो गई, या पेटीएम की वेबसाइट हो गई, या अमेजन की वेबसाइट हो गई। तो जितनी भी वेबसाइट हैं उन पे भी तो टेक्स्ट फील्ड, इमेजेस, ये सब वीडियो वगैरह आती रहती है। हमने कहा सर डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई ये थोड़ा कम समझ में आया। मोबाइल और वेब तो समझ में आ गया। वेब का मतलब ब्राउजर, वेब का मतलब ब्राउजर पे चलने वाला, ठीक है। मोबाइल मतलब ऐप, डेस्कटॉप बेस्ड क्या है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, मैंने कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर है, ये ओपन किया, तो ये बताओ ये बटन देखे आपको? हमने कहा देख रहे हैं। ये आइकन देख रहा है? हमने कहा देख रहा है। तो ये जीयूआई है कि नहीं है? हमने है। अब ये बताओ ये ब्राउजर पे चल रहा है? कैलकुलेटर जो दिख रहा है क्या ये ब्राउजर पे चल रहा है? हमने कहा नहीं। इसी को डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप बेस्ड का मतलब होता है ऐसा जीयूआई जो ब्राउजर पे ना चले, इंडिपेंडेंट विंडो पे आपका दिखाई दे, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई। अब सर इन तीनों में हम कैसे डिसाइड करें कि हमें अपना सॉफ्टवेयर जो बनाना चाहिए या अपनी एप्लीकेशन जो बनानी चाहिए वो कौन सी वाली बनानी चाहिए? उसका आंसर आता है, आप टारगेट किसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूं कि मैंने, चलो मैं ड्यूकेट का एग्जाम्पल लेता हूं। तो ड्यूकेट में कई सारे कोर्सेज हम कराते हैं, हर कोर्स का एक सिलेबस है, ड्यूकेट की अपनी एक हिस्ट्री है। तो हम इस बात को पब्लिकली सबको बताना चाहते हैं कि हम ये कोर्सेज कराते हैं और इस कोर्स में ये चीजें पढ़ाते हैं, और हमारा एड्रेस ये है, हमारी इतनी ब्रांचेस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस बात को अगर मुझे पब्लिकली सबको बताना है तो मुझे क्या करनी चाहिए? एक वेबसाइट बनानी चाहिए, और उस वेबसाइट का यूआरएल सबको बता देना चाहिए। कोई भी अपने घर बैठकर उस वेबसाइट से इस इंफॉर्मेशन को देख सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अमेजन। अमेजन वाला ये चाहता है कि लोग घर से ना निकलें, घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लें। तो घर बैठे बैठे शॉपिंग हर कोई कैसे कर लेगा? तो उसने क्या करा, वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट को सबको अवेलेबल करा दी। वही वेबसाइट बनेगी तो हर कोई यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब ये ड्यूकेट जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है उन सबका डेटा भी मेंटेन कर रहा है। आप सब लोगों का डेटा भी हमारे पास है, किसने किस कोर्स में किस तारीख को कितने बजे कितनी फीस पे क्या एडमिशन लिया था। अब ये बताओ, क्या इस बात को हम पब्लिकली सबको एक्सपोज करें, दुनिया को बताएं कि ये एडमिशन हमारे यहाँ पर है और इसका नाम ये है, इसका फादर नेम ये है, और इस कोर्स में इतनी फीस है, अब लिया था? इस बात को दुनिया से क्या मतलब? तो इस बात को मेंटेन करने का जो सॉफ्टवेयर हमने बना रखा है वो सिर्फ अपने इंटरनल यूज के लिए बना रखा है, दुनिया को तो हमें देना नहीं है वो। तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर की वेबसाइट बना के क्या करेंगे? लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें एंट्री तो करते होंगे, बटन बटन तो उसमें भी होते होंगे। अगर मुझे देखना है किसी का डेटा तो कहीं सर्च फील्ड में जाके एंटर करके बटन पे क्लिक तो करूंगा ही मैं सॉफ्टवेयर में। तो वो जो सॉफ्टवेयर बना होगा वो कैसा बना होगा? डेस्कटॉप बेस्ड। तो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या बनता है? सिंगल यूजर को यूज करने के लिए बनता है, जिसको हम पब्लिकली मल्टीपल यूजर को एक्सेस नहीं करवाना चाहते। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आप किसी मेडिकल शॉप पर गए। अब आज जितने मेडिकल शॉप वाले हैं सब बिल निकाल कर देते हैं आपको, ठीक है। और दवाई सर्च करनी होती है तो वो शॉप में सर्च थोड़ी करते हैं, कंप्यूटर में सर्च करते हैं, कह देते हैं जी है या नहीं है। कैसे? उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, जितनी मेडिसिन आती है पहले उसकी एंट्री कर देते हैं सॉफ्टवेयर में, और जो हमारी सेल होती जाती है उसमें से माइनस होती जाती है। तो अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में पूछेंगे तो सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी रह गई है इसकी हमारी। अब बिल भी निकालेगा उसी सॉफ्टवेयर से वो, बिल पे शॉप का नाम भी लिख कर आएगा, जीएसटीएन नंबर भी लिख कर आएगा। अब ये बताओ वो जो सॉफ्टवेयर है जब वो मेडिकल शॉप वाला यूज कर रहा है तो उसमें भी तो टेक्स्ट फील्ड, बटन बटन कुछ एंट्री करने को आते होंगे। अब ये बताओ वो जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज पब्लिकली सब करेंगे, हर कोई यूज करे उसका? नहीं, उसका यूज तो बस वो शॉप वाला ही करेगा, दूसरा क्यों करेगा?
इवन दूसरा मेडिकल शॉप वाला भी क्यों करेगा, उसका लोगो अलग है, उसका जीएसटी नंबर अलग है, सब अलग अलग है। वो सॉफ्टवेयर जो बनवाएगा मेडिकल शॉप वाला, वो कैसा बनवाएगा फिर, डेस्कटॉप बेस्ड बनवाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रिक्वायरमेंट को ऑटोमेट करने के लिए जो जीयूआई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्हें डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर के लिए बनाना चाहते हैं कि भाई एक साथ ये मल्टीपल यूजर एक्सेस कर लें, तो वेबसाइट बना दो, सीधी सी बात है, हर कोई एक्सेस कर लेगा, अपना अकाउंट बना एक्सेस करे। मोबाइल वेब का ही अब नया वर्जन क्या है, मोबाइल। जो पर्पस वेब का था वही पर्पस किसका है, हमारा मोबाइल का है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में कब बनाते हैं, जब पब्लिकली किसी चीज को मुझे एक्सेस करवाना हो, कि भाई घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लो, घर बैठे बैठे चीजें देख लो, टिकट बुक कर लो। तो सेम पर्पस जो पहले एक टाइम पर वेब का था, वही वेब हमारी जेब में आ गया है, किस नाम से, मोबाइल के नाम से। तो इनिशियली दो ही डिवीजन होते थे, डेस्कटॉप बेस्ड और वेब बेस्ड। वेब बेस्ड मोबाइल बेस्ड एक ही बात है, दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा आपका। ठीक है, चलो, तो इस तरह से अब वेब बेस्ड जीयूआई बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं। उसका पाइथन, जावा, डॉट नेट, पीएचपी से कोई मतलब नहीं होता। वेब बेस्ड जीयूआई बनाने के लिए एकमात्र कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एचटीएमएल, या वो सारी चीजें जो एचटीएमएल में इंटीग्रेट होती हैं, जैसे सीएसएस, जैसे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, जैसे बूटस्ट्रैप, जैसे रिएक्ट, एंगुलर। तो ये सब इसके अंदर आते हैं, एंगुलर वगैरह, रिएक्ट वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको पाइथन से, जावा से, पीएचपी से, डॉट नेट से जीयूआई बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। जीयूआई वेब बेस्ड वाला जो बनाया जाता है वो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, जेक्वेरी, इनका यूज करके ही बनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है मोबाइल बेस्ड। जब आप बनाते हैं तो मोबाइल बेस्ड जीयूआई जो बनाया जाता है ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है। जैसे पहले तो ये बताओ, मोबाइल एंड्रॉयड है या आईफोन है या विंडोज का है। अगर आप बोलोगे सर एंड्रॉयड का मोबाइल है, तो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए तीन लैंग्वेजेस यूज होती हैं इस काम को करने के लिए, C++, जावा, कॉटलिन। आप बोलोगे सर आईफोन मोबाइल है मेरा, तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं इस काम को करने के लिए, एक है ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज और एक है स्विफ्ट नाम की लैंग्वेज। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है हमारा, रिएक्ट। तो जो रिएक्ट आपका वेब पे चलता है, यही रिएक्ट हमारा मोबाइल के लिए भी कंपैटिबल कर दिया गया है। तो अगर आप मोबाइल बेस्ड जीयूआई बनाना चाहते हैं, तो जो सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट चल रहा है वो रिएक्ट वाला हमारा चल रहा है। फायदा यह है कि रिएक्ट का अगर आप यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो विंडोज पे भी चलेगी, एंड्रॉयड फोन पे भी चलेगी और आईफोन पे भी चलेगी, तीनों पर चलने के लिए हमारी वो तैयार हो जाती है। ठीक है, अब यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। तो ज्यादातर इसके लिए हम जावा, C++, कॉटलिन या रिएक्ट जैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। डेस्कटॉप बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई बनाने के लिए आप लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं। आप बताइए आपकी लैंग्वेज कौन सी है, हमने कहा पाइथन। तो पाइथन में डेस्कटॉप जीयूआई बनाने के तरीके अलग होते हैं। हमने कहा नहीं, हमारी लैंग्वेज जावा है, तो जावा में जीयूआई बेस्ड डेस्कटॉप बनाने के तरीके अलग होते हैं। आपने कहा नहीं, हमारी लैंग्वेज डॉट नेट है, तो डॉट नेट में इस काम को करने के तरीके अलग होंगे। तो डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई बनाना ये हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है, इसका कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है। तो अभी हम पाइथन में चल रहे हैं, तो अभी हम पाइथन की ही बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पाइथन बेस्ड बात करें डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई बनाने की, ठीक है, तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है टीके इंटर, एक लाइब्रेरी जिसका नाम है WX पाइथन, एक का नाम है PyQt, एक का नाम है किवी, एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं जो यूज होती हैं
पाइथन का यूज करके डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई बनाने के लिए, इन सब का यूज करके आप इमेजेस लगा सकते हैं, बटन बना सकते हैं, या और जो काम करना चाहें कर सकते हैं। पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशन ना के बराबर बनाई जाती हैं। अगर हम पाइथन में जाते हुए ये कहें कि मैं तो पाइथन से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो कोई ज्यादा खास मिलेगा नहीं। लेकिन किवी नाम का जो लाइब्रेरी है, इसका यूज करके आप पाइथन में भी मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं। लेकिन आप अगर कहीं अटक गए तो अटक ही जाओगे, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं इंटरनेट पर, क्योंकि लोगों ने कभी इसका बहुत ज्यादा यूज करा ही नहीं है। ठीक है। तो पाइथन इज नॉट गुड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। और उसका आंसर पहली क्लास में मैंने दिया भी होगा, वो क्या है? स्लो एग्जीक्यूशन। है ना, मोबाइल के लिए पाइथन को बहुत ज्यादा यूज अभी नहीं किया जा रहा है, या मान के चलो ना ही किया जा रहा है। ठीक है। पाइथन सबसे पहली चॉइस होती है जब बात आती है एआई की। सबसे पहली चॉइस पाइथन का। दूसरे नंबर पर पाइथन यूज होती है ऑफिस के डे टू डे ऑटोमेशन करने के लिए, कि मेरे ऑफिस में कोई काम है जो मुझे डेली करना होता है, और वो काम बहुत ज्यादा है, हजारों एक्सेल फाइल हैं, उनके साथ मुझे मगअप करना होता है। तो वो मैं मैन्युअली ना करके मैंने खुद का कोड बना के रख लिया है, और वो काम मेरा होता रहता है। ठीक है। पाइथन का ज्यादा यूज हो रहा है रिपोर्टिंग, इस तरह की ऑटोमेशन से रिपोर्टिंग करने के लिए। उसके बाद फिर पाइथन का नंबर आता है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट में, कि चलो भाई पाइथन का यूज करके वेबसाइट डेवलप भी कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पाइथन की प्रेफरेंसेस को देखें, तो फर्स्ट नंबर पे पाइथन यूज होती है एआई के लिए। सेकंड नंबर पे ऑफिस के डे टू डे ऑटोमेशन करने के लिए, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऐसे फील्ड से हैं जिन्होंने कभी आज तक कोडिंग का नाम नहीं सुना, लेकिन उनको अपने ऑफिस में बैठकर कुछ ऑटोमेशन करने की कह दी गई है, तो वो बेचारे पाइथन से ही कर सकते हैं, किसी और से कर ही नहीं पाएंगे। उनको क्यों? किसी और का कोड उन्हें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। और तीसरे नंबर पर फिर आपका पाइथन आता है वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो ऐसी ढेरों एप्लीकेशन है जो पाइथन में हमारा इम्प्लीमेंट करी गई हैं। लेकिन अगर हम बड़े बड़े जाइंट्स देखें, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, है ना, अमेजन, तो ये लोग ये कहते हैं कि भाई हम एक टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से नहीं टिके हुए। हमने अपना आर्किटेक्चर ऐसा बना रखा है कि जो चीज जिसमें है अच्छी, हमने वहां से वो चीज ले ली। अब जैसे यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पहले इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, यूट्यूब वाले ही चलाते थे। और इनिशियली यूट्यूब को बनाया गया था पीएचपी के अंदर। ठीक है। क्योंकि जिस समय यूट्यूब लॉन्च हुआ था उस समय पीएचपी का बहुत बोलबाला चलता था। बाद में यूट्यूब के यूजर्स बढ़े, ट्रैफिक बहुत बढ़ने लगा, यूट्यूब को खरीद लिया गूगल ने। आज की डेट में यूट्यूब गूगल चला रहा है। ठीक है। गूगल ने क्या करा, यूट्यूब के अंदर रिकमेंडेशन फीचर ऐड करा सबसे पहले। पहले रिकमेंडेशन फीचर नहीं आता था। अब आप एक यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो उसके जैसे आने अपने आप शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ही 15 अगस्त आने शुरू होगी, हमारे देशभक्ति गीत अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही जो मौसम आएगा वैसे गाने अपने आप आपके सामने देखने शुरू हो जाएंगे। है ना, या आपके फ्रेंड ने कभी कुछ प्ले करा होगा तो आपके जैसा वैसे ही आने शुरू हो जाएंगे। तो ये रिकमेंडेशन यूट्यूब में ऐड करा गया, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है? पाइथन का। तो ये जो यूट्यूब के अंदर रिकमेंडेशन किया जाता है, इसके पीछे जो कोड चल रहा है, ये पाइथन का कोड आपका चल रहा है। ठीक है। नासा, अमेरिका में जो वेबसाइट है नासा की, नासा की वेबसाइट के बहुत सारे कंपोनेंट पाइथन के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है। कोरा नाम की एक वेबसाइट है। कोरा वेब, जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, ऐसी कोरा नाम की वेबसाइट है। तो जो कोरा नाम की वेबसाइट है, ये बनाई गई है किसमें? हमारा पाइथन के अंदर। आपका ब्राउजर, जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, ऐसा ही एक ब्राउजर है मोजेला। मोजेला ब्राउजर जो बनाया गया है वो बनाया गया है पाइथन के अंदर। ठीक है। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस हैं जो आपको पाइथन के अंदर बनाए हुए मिल जाएंगे। और सबसे लेटेस्ट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से पूछना किस में बनाए गए हो आप, तो चैट जीपीटी बताएगा पाइथन बनाए गए हैं। तो चैट जीपीटी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है जो पाइथन में ही बनाया गया है। तो जहां भी एआई की बात आई, सबसे पहले पाइथन को याद कर लिया गया। मोबाइल के नाम पर आपको पाइथन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना के बराबर कुछ मिलेगा। अब
हमारा अभी जो सिलेबस है जीयूआई, उस जीयूआई का मतलब डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई है। जिन लोगों का कोर्स पाइथन फुल स्टैक होगा या जेंगो फुल स्टैक होगा, वो लोग वेब बेस्ड जीयूआई बनाना भी सीखेंगे। और वो लोग इसको किस नाम से जानते हैं? फ्रंट एंड के नाम से जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया। हमें अभी जो सीखना है वो ये सीखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है, सारे नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, टीके इंटर। ठीक है, अब इसको हम अपना शुरू करते हैं कि टीके इंटर हमारा क्या होता है और कैसे हमारा ये काम करता है। ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशंस। मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज ए स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी। तो ऐसा लिखने से मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है कि आपको इसे पिप इंस्टॉल नहीं करना है, पहले से ही पाइथन के अंदर आती है। तो एक होती है स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी, एक होती है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वो होती हैं जिनको यूज करने से पहले आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे पाईट्यूब लाइब्रेरी, विकीपीडिया लाइब्रेरी, है ना, पिलो लाइब्रेरी। तो ये कुछ लाइब्रेरीज, या जो मैंने आपको कराई क्यूआर कोड लाइब्रेरीज, तो ये सब क्या है, हमारी स्टैंडर्ड नहीं है, वो सब थर्ड पार्टी थे। उनके लिए पहले पिप इंस्टॉल करना पड़ता था। टीके इंटर इज ए स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन सेटअप के साथ आती है, अलग से हमें कुछ नहीं करना। अब दिस लाइब्रेरी provides set of graphical components, also known as widgets। ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ग्राफिकल कंपोनेंट है, लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, स्क्रॉल बार, या जो भी हैं वो सब ग्राफिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और उनको हम विजेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सर सपोज करिए मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। कोई एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप बनाना चाहता हूँ। इतना काम मैं पाइथन में कर सकता हूँ 2 लाइन का प्रोग्राम बनाकर, लेकिन मुझे इस काम को जीयूआई से करना है, बटन बनाकर टेक्स्ट फील्ड में यूजर से इनपुट कराना है। ठीक है। तो ये अगर मैं बनाना चाहूँ तो टी के इंटर से कैसे बनेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये कहा गया कि जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट आपको दिख रहा है, बटन, टेक्स्ट फील्ड, इसको टी के इंटर में ऑब्जेक्ट से दिखाया जाता है। जैसे आपने बटन क्रिएट करना है मान लीजिए, तो आपको एफर्ट नहीं लगाने। टी के इंटर लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास आती है, और उस क्लास का नाम है बटन। आपको बटन क्लास बनानी नहीं है, पहले से ही बनी हुई है। जस्ट आपने क्या करना है, जितने बटन बनाने हैं बटन क्लास के उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देने हैं। जो लिखना है बटन पे वो लिख दो यहाँ पर, हो गया, बस हो गया। तो आपका काम क्या होगा, ये लाइनें लिखना बटन क्रिएट करने की, ना कि क्लास बनाना। तो ज्यादा बार एज ए प्रोग्रामर आप एज ए फ्रेशर क्लास नहीं बना रहे होते हैं,
क्लास बनी होती हैं पहले से ही, आप उनके बस ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, उतना तो हमें आता ही है। ठीक है, तो बटन जितने बनाने हैं, बटन क्लास के उतने ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, अब अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो प्रिंट से प्रिंट नहीं होता। प्रिंट से सिर्फ हमारा प्रिंट होता है CUI पे, GUI पर प्रिंट काम नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए एक टीके इंटर में क्लास होती है जिसका नाम है लेबल। लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक मैसेज को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे आपको दो मैसेज दिखाने हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो आपको दो लेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। जो लिखना है उस पर लिख देना अपना, ऐसे करके। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है, तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए एक क्लास आती है, और क्लास का नाम है एंट्री। एंट्री क्लास के अंदर कुछ कोड लिखा है उन्होंने। जब भी आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना होगा, आप एंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए बस। एक टेक्स्ट फील्ड बन गया, एक और बनाना है, एक और बना दो। जितने टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं उतने एंट्री क्लास के आपने जस्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। और सर ये विंडो बनानी है, तो जिस पर ये बटन आ रहे हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है, और उस क्लास का नाम टॉपिक के नाम पर है TK, T कैपिटल K स्मॉल। तो अगर मुझे कोई विंडो क्रिएट करनी है, तो सिंपली मुझे इस TK क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक विंडो बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह से अगर मैं TK इंटर के अंदर कोई भी GUI क्रिएट करना चाहता हूं, तो सबसे आसान है पाइथन के अंदर। क्यों? पाइथन ने एक लाइन बोल दी, जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो उसके पीछे कोई क्लास होगी, और अच्छी बात यह है कि वो क्लास मुझे नहीं बनानी है, पहले से बनी बनाई क्लास है, बस उसका नाम हमें जानना है, उसको इंपोर्ट करना है, और हमें अपने प्रोग्राम में सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ना इनहेरिटेंस करना है, ना पॉलीमॉर्फिज्म करनी है, ना एब्स्ट्रैक्शन करना है, ना थ्रेडिंग करनी है। बस हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जहां भी जाएंगे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चाहे आप AI पढ़ो, चाहे जेंगो पढ़ो। जेंगो में आपको कई बार क्लास बनानी पड़ेगी खुद, बट डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और AI में आप क्लास नहीं बनाते, बनी बनाई है, आपको बस उनके ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। चलो बनाते हैं सर इसे फिर। सर सबसे पहले विंडो बना के दिखाओ, विंडो कैसे बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, एक लाइन लिख लेते हैं। ईच विजिट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पीके इंटर इंपोर्ट। अब जिस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं, उस क्लास को इंपोर्ट कर दीजिए। तो हमने अभी के लिए सेफ साइड एस्ट्रिक लगा दिया। लगाना नहीं चाहिए, पुअर अप्रोच है। आपको इंडिविजुअल जो जो क्लासेस फंक्शन इंपोर्ट करने हैं उनका ही नाम लिखना चाहिए, बट अभी के लिए शॉर्ट करने के लिए मैंने एस्ट्रिक लगा दिया। अब मैं टीके इंटर की किसी भी क्लास का यूज कर सकता हूँ। तो विंडो बनानी है, तो टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। बन गई। तो ये लाइन क्या करेगी, क्रिएट ए विंडो। बन गई, हमने कहा बस बन गई। अभी बताओ, जो विंडो बनेगी उसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी होगी। हमने कहा या तो आप बताएं कितनी रखनी है, और अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई ना कोई डिफॉल्ट विथ, डिफॉल्ट हाइट दे दी जाएगी। चलो जो डिफॉल्ट आ रही है उसके साथ चलते हैं। अब विंडो को विजिबल करने के लिए विंडो के ऊपर मेन लूप नाम का मेथड कॉल करते हैं। ये मेथड क्या करता है, विंडो को विजिबल कर देता है। हमने कहा हो गया, खत्म, बस चलाओ।
विंडो बन गई। 2 लाइन में हमने कहा, 2 लाइन में बन गई। कहाँ है? नीचे देखो, टास्क बार में आ गई। तो ये इस विंडो की विड्थ हो गई जो इसने अपने आप दी है, और ये इस विंडो की हाइट हो गई। और सर अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रही है तो, मैं अपनी देना चाह रहा हूं तो विंडो क्रिएट करने के बाद आप लिखेंगे विंडो डॉट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री मेथड के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आप बताओ विंडो की विड्थ कितनी रखनी है इन पिक्सल्स। हमने कहा रख दो 600 पिक्सल। तो 600 पिक्सल वाइड हमारी विंडो बन गई। अब सर हाइट कैसे सेपरेट करें? स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स सेपरेटर यूज होता है, फिक्स है यही होगा, कैपिटल नहीं करना है, कुछ और नहीं लिखना है। उसके बाद अब लिखो हाइट। हाइट कितने पिक्सल करने? हमने कहा 400। तो इतने बाई इतने की विंडो बन जाएगी। ये लो, 600 वाइट पिक्सल और 400 हाइट में पिक्सल के अकॉर्डिंग आपकी विंडो बनकर आ गई। अब सर ये जो विंडो बनकर आई है, जो आपने ज्योमेट्री में साइज पास किया है वो इनिशियल साइज है। इसका मतलब ये है कि यूजर रन टाइम पर इसको रिसाइज कर सकता है। कैसे? माउस से लेके जाओ कोने पे और दो, चेंज कर दो साइज इसका। सर ऐसा फुल स्क्रीन, अपना फुल स्क्रीन कर लो। ये लो। तो ये जो साइज आप दे रहे हो ये इनिशियल साइज है। और इसको रीड करने का तरीका है विथ क्रॉस हाइट। हम चाहते हैं कि सर ये जो विंडो है ये रन टाइम पर रिसाइज नहीं होनी चाहिए, जो दे दी बस उतनी रहनी चाहिए। तो विंडो को रिसाइजेबल फॉल्स करेंगे, विंडो डॉट रिसाइजेबल विथ इक्वल टू फॉल्स, हाइट इक्वल टू फॉल्स। अब विंडो रिसाइज नहीं हो सकती। अब देखो आपका जो रिसाइज बटन है वो डिसेबल हो गया, माउस क्लिक करोगे होगा ही नहीं। माउस को कॉर्नर पे लेके जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं। अब इतने साइज की रहेगी विंडो। तो अगर आप फिक्स साइज की बनाना चाहते हो तो फिक्स साइज की बना सकते हो। अब किसी ने कहा कि सर ऐसी विंडो कैसी बनाएं कि पूरी कंप्यूटर पे आ जाए, फुल स्क्रीन विंडो कैसे बनेगी? तो फुल स्क्रीन विंडो बनाने के लिए आपको विंडो के ऊपर ज्योमेट्री मेथड कॉल नहीं करना है, उसके लिए स्टेट मेथड कॉल करना है। और स्टेट मेथड में एक आर्गुमेंट पास करेंगे जूम्ड। क्या करता है? फुल स्क्रीन विंडो आपका बना देता है। अब ना छोटी होगी ना बड़ी होगी क्योंकि आपने साइज डिसेबल कर रखा है। इतनी दिखती रहेगी आपकी। क्लोज हो सकती है, मिनिमाइज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ज्यादा बार हम ये लेके चलते हैं। इसका फायदा ये है कि ये कंप्यूटर कोई सा भी हो, छोटे स्क्रीन हो, बड़ी स्क्रीन हो, हाई रिजोल्यूशन हो, कम कोई सा रिजोल्यूशन हो, सब किसी के अकॉर्डिंग अपने आप क्या बना लेगा, वो फुल स्क्रीन को बना लेगा। लेकिन इस वाले अप्रोच में एक ड्रॉबैक है। ये जो फुल स्क्रीन प्रॉपर्टी है विंडो की, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप विंडोज पर चल रहे हैं तो लाइन नंबर 2 एरर नहीं देगी। मेरे में चल रही है, आपके में चलेगी। आप में से किसी का मैकबुक हो गया या रेड हैट उबंटू हो गया तो लाइन नंबर 2 पर एरर आ जाएगी। वहां पर आपको गूगल करके एक बार देखना पड़ेगा कि रेड हैट या मैकबुक में फुल स्क्रीन विंडो टी के इंटर में बनाने का क्या मेथड है, उसका नाम अलग है। बाकी सब सेम चलेंगे, लेकिन ये वाला कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मेरे में चल रहा है, आपके में चलेगा नहीं चलेगा? विंडोज है तो चलेगा, लाइनेक्स मैकबुक हुआ तो नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद जो भी विंडो आप ला रहे हैं उस विंडो का आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। विंडो डॉट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे पास करेंगे बीजी। बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। कलर का नाम दे दो जो पसंद है आपको।
विंडो बन गई आपकी। ठीक है। अब अगर आप कलर का नाम देते हैं तो कलर का नाम आप चार पांच छह याद होंगे, रेड, ब्लू, पिंक, बस ग्रीन, खत्म। लेकिन अगर आप ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हैं तो कलर का नाम कलर के हेक्सा कोड से लिखें। कलर का हेक्सा कोड शुरू होता है हैश सिंबल के साथ। उसके बाद छह करेक्टर होते हैं। वो छह करेक्टर में डिजिट यूज कर सकते हो आप, और अल्फाबेट यूज कर सकते हो। गूगल पे जाके आप, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कलर एक तरफ दिखाते हैं और जिस कलर पे क्लिक करोगे उसका कोड बनाकर आपको दे देते हैं। जैसे मैंने अभी रैंडमली तुक्का मार के लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और ये फिर से पीला बन गया। तो येलो कलर का कोड 4 बार F 2 0 होता है। अब इसमें मैं वेरिएशन करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। क्यों लिख दिया मुझे खुद नहीं पता, बस ऐसे ही लिख दिया, मन आ गया, कलर बदल गया। अब यहां पर मैं कर दूं मान लीजिए ए, तो कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट वेरिएशन पे जा सकते हैं अगर आप कलर का हेक्सा कोड लिखते हैं। डार्क शेड, लाइट शेड, पता नहीं कितने शेड हो सकते हैं। तो ज्यादा बार हम प्रेफर कर सकते हैं क्या, कलर का हेक्सा कोड। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कलर ही मुझे चाहिए, 4 6 8 ही हमें याद होंगे, उनकी स्पेलिंग प्रॉपर लिख देना, तो वो पहले वाले तरीके से भी चल जाएगा। और अगर हम वेरिएशन थोड़ा देखना चाहते हैं कलर्स में, तो गूगल पे जाके पहले ये कलर का कोड कहीं देख लो और वो फिर अपना लिख दो। ये स्टैंडर्ड है। अगर आपने कभी HTML के अंदर या किसी और लैंग्वेज के अंदर कलर का हेक्सा कोड यूज करा है तो सेम ही यहाँ पर चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इससे जो कलर बनाए हैं किसी और लैंग्वेज में कोई और कलर बन जाएगा या HTML में कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ सेम हमारा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, पाइथन का टीके इंटर यूज करके विंडो को क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या रह गया हमारा, सर विंडो के अंदर बाकी के कंपोनेंट कैसे लगाएं, बटन कैसे बनाएं, टेक्स्ट फील्ड कैसे लगाएं, इमेज वगैरह लगानी हो तो कैसे लगाएं, बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज देना है तो कैसे लगाएं, बटन की स्टाइलिंग कैसे करें, बटन का बॉर्डर कैसे बनाएं। तो ये सारी चीजें रह गई, कल मिलेंगे इसके लिए, कल पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल आज इतना ही, कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कोई क्वेश्चन वोश्चन हो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। 4 बजे ही आना है ना, सिर्फ कल बुलाया था 4:30 बजे, आज नहीं बुलाया था, आज तो 4 बजे ही बुलाया था, और कल भी 4 बजे ही आना है।